Hello everyone. So in the last class we saw what is a transistor, what are the different types of transistors, NPN and PNP. Then we saw the action of NPN and PNP transistor. ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में क्या देखा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अब हमारे लिए, हमने लास्ट में देखा था द 3 कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, कि कैसे हम ट्रांजिस्टर जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं इन कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे. आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. इसका मतलब क्या है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे. देखो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होते हैं हमारे, दे आर बेसिकली द कर्व्स विच रिलेट द ट्रांजिस्टर करंट्स एंड वोल्टेजेस. ट्रांजिस्टर के करंट्स और वोल्टेजेस के बीच में जो हम ग्राफ बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स. दो तरीके की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक होती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या होती है, दे आर बेसिकली द कर्व्स विच गिव द रिलेशन बिटवीन, देखो इनपुट है तो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन आउटपुट वोल्टेज. इसको याद रखना है. These curves give the relationship between the input current and the input voltage for a given output voltage. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमारी नेम है आउटपुट, सो इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन इनपुट करंट. यहाँ पर है फॉर अ गिवन इनपुट करंट, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है फॉर अ गिवन आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल स्टडी दीज कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स वन बाय वन. So first we'll study the input characteristics and then we'll proceed with the output characteristics. Now input characteristics और output characteristics study करने के लिए first हमें पता होना चाहिए the circuit diagram of a transistor in common base configuration. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, this is representing the circuit diagram of a transistor in a common base configuration. ठीक है, then only we can study the common base characteristics of a transistor. Here which transistor we are considering, here we are considering NPN ट्रांजिस्टर. NPN भी ले सकते हैं, PNP भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया है. सो दिस इज द NPN ट्रांजिस्टर, तो एरो होगा बाहर की तरफ. कॉमन बेस है तो हमारे पास जो है ये कौन सा, हमारे पास ये कॉमन बेस है, तो इनपुट जो है हमारा वो किसके बीच में होगा, एमीटर और बेस, और आउटपुट किस में होगा, कलेक्टर एंड बेस. ठीक है, और हमारा जो एमीटर बेस जंक्शन है वो कनेक्ट होगा फॉरवर्ड बायस में, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम कनेक्ट करेंगे इन रिवर्स बायस. मतलब यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं द फॉरवर्ड एक्टिव मोड. मैंने लास्ट क्लास में बताया था 3 मोड्स होते हैं, फॉरवर्ड एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ. फॉरवर्ड एक्टिव में हम पहले वाला जो जंक्शन है हमारा उसको फॉरवर्ड करते हैं, दूसरे को रिवर्स करते हैं. सैचुरेशन में दोनों ही फॉरवर्ड बायस होते हैं, कट ऑफ में दोनों ही रिवर्स bias होते हैं. So here we are considering the transistor in a forward active mode. ठीक है, so here we have an NPN transistor that is connected in a common base configuration. ठीक है, और जो हमारी collector to base voltage है, मतलब जो हमारी input, जो हमारी output voltage है, the collector to base voltage VCB, जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है उसको हम वेरी कर सकते हैं by changing the position of the potentiometer R2, while the emitter to base voltage, that means the input voltage VEB, that can be varied by changing the position of the potentiometer R1. ठीक है, here the DC milliammeters and DC voltmeters जो हैं they are connected in the emitter and collector circuits of a transistor and they are connected to measure the voltages and the current. ठीक है, तो इस तरीके का ये एक हमारा सर्किट डायग्राम बनता है. इसमें देखो हमारा जो एमीटर है ये NPN ट्रांजिस्टर है ना, तो एमीटर हमारा P टाइप हुआ, सॉरी NPN ट्रांजिस्टर है, एमीटर हमारा हुआ N टाइप, बेस हमारा हुआ P टाइप, कलेक्टर हमारा हुआ
एन टाइप, ठीक है। तो अगर एमीटर हमारा एन टाइप है, बेस हमारा पी टाइप है, इसको हमें फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है। तो दैट मीन्स हमारा जो ई टर्मिनल है दैट विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये जो हमारा टर्मिनल है बी दैट विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड. नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या है, कलेक्टर हमारा एन टाइप है एंड दिस हैज टू बी कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस्ड. तो C जो है हमारा दैट विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और B जो है हमारा द बेस, उसका जो टर्मिनल है दैट विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द battery. So we can say that emitter based junction is forward biased and the collector based junction is reverse biased. ठीक है, आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है कि कनेक्शंस किस तरीके से किए. अब हमें क्या करना है, अब हम इस सर्किट डायग्राम की इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टडी करेंगे. इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के लिए हमें, मैंने बताया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड द इनपुट करंट फॉर अ गिवन आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन द आउटपुट करंट एंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन इनपुट करंट. That means we have to now measure the voltages and the current that is flowing in this circuit. So for this we require voltmeters and ammeters. तो ये जो हमारे दो वोल्ट मीटर्स हैं ये हमारे यूज होते हैं टू मेजर द वोल्टेजेस. ये वाला वोल्ट मीटर जो हमारा यूज होगा दैट विल बी यूज टू मेजर द इनपुट वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज हमारी क्या है, एमीटर बेस वोल्टेज. हम EB को कैपिटल में रखेंगे. यहाँ पर हमारा सा जो हमारी VEE और VCC है सप्लाईज, दे आर DC सप्लाईज. ये हमारा जो वोल्ट मीटर है इट विल मेजर दी आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या होगी, VCB, द कलेक्टर बेस वोल्टेज. इसको हम सिर्फ VC से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. ऐसे VEB को जो है हम सिर्फ VE से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. बाकी तुम्हारी मर्जी है, कोई भी नोटेशन जो है वो यूज कर सकते हो. VEB भी करेक्ट है और VEB करेक्ट है. यूजुअली VEB का यूज किया जाता है ताकि तुम लोगों को पता हो दैट विच टर्मिनल इज common. So VEB is the emitter base voltage, the input voltage. VCB is the collector base voltage, the output voltage. ठीक है. Now voltmeter से हम voltages measure कर लेंगे. करंट को measure करने के लिए we have these two milliammeters. ठीक है. ये हमारा milliammeter जो है this will measure the input current. Input current हमारा क्या होगा common base configuration में, input current हमारा है the emitter current. ठीक है. और ये जो हमारा दूसरा मिलीमीटर है दिस इज यूज टू मेजर द आउटपुट करंट. कॉमन बेस मोड में द आउटपुट करंट विल बी द कलेक्टर करंट. ठीक है, तो वो हम अब मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट ये VEE और VCC क्या है, देखो लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड नोटेशंस जब मैंने तुम लोगों को बताई थी तो मैंने कहा था उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. सिंबल्स के बारे में बस तुम्हें पता होना चाहिए. जब हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन तो सारा तुम लोग को क्लियर हो जाएगा सिंबल्स को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं वोल्टेजेस और करंट को. जो हमारी DC सप्लाई होती है उसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय यूजिंग डबल सबस्क्रिप्ट्स ऑफ द प्रॉपर इलेक्ट्रोड सिंबल. जैसे हमारा VCC जो है हियर that is representing the magnitude of DC supply in the collector circuit. ये जो हमारा B common है ना, so this input is representing the emitter circuit और ये जो output है हमारा that is representing the collector circuit. तो VCC जो है हमारी ये it is representing the magnitude of DC supply in the collector circuit. VEE हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ DC सप्लाई इन द एमीटर सर्किट. इसलिए यहाँ पे 2 बार E आया है, यहाँ पे 2 बार C आया है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है वो ऐसी ही होती है. जो मैग्नीट्यूड है DC सप्लाई का वो हमेशा हम इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल सब्सक्रिप्ट्स. ठीक है, ऑफ द प्रॉपर इलेक्ट्रोड सिंबल. एमीटर सर्किट के लिए E से डिनोट करेंगे, कलेक्टर सर्किट के लिए C से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो ये हमारी DC सप्लाई तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास तो एक ही इनपुट वोल्टेज हुई. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 पोटेंशियोमीटर्स कनेक्ट किए हैं R1 और R2. जब हम इन पोटेंशियोमीटर्स जो है
इनकी पोजीशन को वेरी करेंगे, इनकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो हमारी जो ये डीसी वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, ये चेंज होगी। तो जब ये चेंज होगी तो वोल्ट मीटर में जो हम रीडिंग मेजर करेंगे वो भी चेंज होगी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर R1 वी कैन चेंज द इनपुट वोल्टेज। और जो वोल्ट मीटर से हम इनपुट वोल्टेज को अब जो मेजर करेंगे आफ्टर चेंजिंग दिस डीसी सप्लाई वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर R1, वो जो हमारी इनपुट वोल्टेज होगी उसको हम VEB से डिनोट करेंगे। सिमिलरली वी कैन चेंज this DC supply voltage with the help of this potentiometer R2. So we can change the output voltage by changing the position of the potentiometer R2. तो जो हमारी कलेक्टर बेस वोल्टेज जो होगी, जो हम मेजर करेंगे इस वोल्ट मीटर से, दैट इज डिनोटेड बाय VCB। ठीक है, तो आई होप अब सबको जो है ये सर्किट डायग्राम क्लियर है। जो मैंने बोला वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वील स्टडी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वील स्टडी द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है उनको एमीटर कैरेक्टरिस्टिक भी लिख रखा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इनपुट है वो एमीटर है, बेस जो है दैट इज अ कॉमन टर्मिनल। सिमिलरली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को हम कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आउटपुट जो है हमारा दैट इज द कलेक्टर। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या होती हैं? ये होता है द ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट फॉर अ गिवन आउटपुट वोल्टेज। इनपुट करंट हमारा कितना है? IE। इनपुट वोल्टेज हमारी कितनी है? VEB। VEB को हम VE से भी डिनोट कर सकते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमारी कितनी है? VCB और VC। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VC पर हम जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन IE एंड VE। फिर हम VC की वैल्यू को वेरी करेंगे और फिर देखेंगे कि हाउ द बिहेवियर ऑफ IE with VE changes when we change the output voltage। ठीक है, ये होती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो द कॉमन बेस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक is the graph between emitter current and the emitter base voltage VEB, or simply VE, keeping collector voltage constant। उसको हम बोलते हैं the input characteristic। तो यहाँ पर हमने जो है ग्राफ बनाया, दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम अब इसको स्टडी करेंगे। देखो यहाँ से हमें क्या पता चला, देखो ये क्या, ये इसी तरीके से है ना जैसे हमने सेमीकंडक्टर डायोड का जब हम पढ़ रहे थे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक इसी तरीके से आई थी हमारी। सो द कर्व ऑब्टेन्ड इज सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड। फॉरवर्ड बायस में हमारा इसी तरीके का कर्व आया था। तो ये जो फिगर हमारी क्या शो कर रही है, दिस इज शोइंग द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेज VC। तो इस ग्राफ से हमने क्या देखा, एक गिवन कलेक्टर वोल्टेज के लिए, ठीक है, फॉर अ गिवन कलेक्टर वोल्टेज, जब हमने कलेक्टर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, एज वी इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज द इनपुट करंट increases। IE increases with increase in VE for a particular value of output voltage. So for a given collector voltage VC, the emitter current increases rapidly with the increase in emitter base voltage VE। एक हमने यहाँ पे ये पॉइंट देखा। और हमने क्या देखा कि जब हम कलेक्टर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, when we increase VC, then for same value of emitter base voltage, emitter current will be more। This is because with the increase of collector voltage, the large number of charge carriers move towards the collector। Now, इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन ये कहती है कि जैसे जैसे हम कलेक्टर वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं फॉर अ गिवन एमीटर बेस वोल्टेज, सपोज मैंने ये एमीटर बेस वोल्टेज कंसीडर कर ली, इस पर्टिकुलर एमीटर बेस वोल्टेज पे जब VC हमारा 0 है, IE हमारा इतना है। जब VC हमने 2 किया, IE हमारा बढ़ गया। VC हमने जब 4 किया तो IE हमारा और बढ़ गया। तो ये कहता है कि जब हम फॉर अ गिवन एमीटर वोल्टेज VE
एज वी इंक्रीज VC IE इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है? देखो VC मतलब कलेक्टर वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम रिवर्स बायस को इंक्रीज कर रहे हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस किया था, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। रिवर्स बायस को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं फ्रॉम द एमीटर विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द एमीटर करंट, ठीक है, उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, उतने ही ज्यादा जो है एमीटर करंट हमारा बढ़ेगा, ठीक है। सो द एमीटर करंट जो है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन output voltage, collector voltage for a same value of emitter base voltage, because as we increase the collector voltage, जो large number of charge carriers हैं हमारे, they will move from the emitter towards the कलेक्टर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स, पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में होल्स, जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, उतना ही ज्यादा जो है करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। यही इसमें इसका मतलब है कि व्हाई एमीटर करंट इंक्रीजेस एज द कलेक्टर वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, ठीक है। और इसमें अब नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, the input resistance, input resistance of the emitter base circuit, उसको हम कैसे निकालेंगे? the input resistance of a transistor, input की हम बात कर रहे हैं, so that means we are talking about the input voltage and the input current, ठीक है, for a given output voltage। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है तो इनपुट रेजिस्टेंस है। अगर हम कहते हैं इनपुट AC रेजिस्टेंस, तुम लोगों को अगर याद हो हमने डायोड जब पढ़ा था तो मैंने वहां पर दो तरीके की रेजिस्टेंस बताई थी, एक था स्टैटिक, एक था डायनेमिक। स्टैटिक रेजिस्टेंस को हम DC रेजिस्टेंस भी कहते हैं और डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम AC रेजिस्टेंस भी कहते हैं। AC रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा V क्या होगा, V is the emitter base voltage VE, so delta VE upon delta IE will be now the input AC resistance of a transistor for a given output voltage. So it is defined as the ratio of change in emitter base voltage, that is delta VE, to the change in emitter current, that means delta IE, keeping collector voltage constant. तो ये RI जो है हमारा, this is known as the input AC resistance, और ग्राफ से we can see that this input AC resistance of the emitter base circuit is very low। जितना कम resistance होगा that means उतना ही ज्यादा जो है current होगा, ठीक है। और ये हम कैसे देखेंगे, देखो ये मैं भी यहाँ दिखाती हूँ। सपोज मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा कट हुआ, फिर ये यहाँ पर हमारी इनपुट AC रेजिस्टेंस क्या होती है, डेल्टा VE, दिस डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा IE, दिस वन, ठीक है। अब देखो जब हमने थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाई तो करंट हमारा ज्यादा बढ़ गया। जब करंट हमारा ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारी कम होगी। जैसे सपोज मैंने ये पॉइंट लिया और एक लेट्स से ये पॉइंट लिया, तो वोल्टेज देखो मेरा कितना चेंज हुआ, वोल्टेज मेरा इतना सा चेंज हुआ और करंट में देखो कितना चेंज आया। ये करंट है इसके करस्पॉन्डिंग, ये करंट है इसके करस्पॉन्डिंग। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो कम है, डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा है रेजिस्टेंस में। डिनोमिनेटर अगर मेरा ज्यादा होगा दैट मींस RI जो है वो मेरा कम होगा। So this graph indicates that the input resistance of the emitter base circuit is very low, which is defined by the ratio of change in emitter base voltage to the change in emitter current, keeping collector voltage constant। कीपिंग कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट का मतलब क्या है, हम RI निकालेंगे एक पर्टिकुलर कर्व के लिए जहां पे VC की एक ही वैल्यू है। इस पूरे कर्व में हमारा कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट है इक्वल टू 4 वोल्ट। सिमिलरली इसके लिए भी कांस्टेंट है, इसके लिए भी। तो हम एक पर्टिकुलर कर्व के करस्पॉन्डिंग ही रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये नहीं है एक वोल्टेज हम यहाँ ले लें, एक वोल्टेज हम यहाँ ले लें, ऐसा हम नहीं करेंगे।
एक पर्टिकुलर कर्व पे ही हम 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन करेंगे, फिर हम डेल्टा VE निकालेंगे और डेल्टा IE निकालेंगे, and then we can find the resistance Ri, that is equal to delta VE upon delta IE, that is the change in emitter base voltage to the change in emitter current, and it comes out to be very low for a particular collector voltage. So this is the input characteristics. Next we'll come to the output characteristics. Output characteristics को common base configuration में हम collector characteristic जो है वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व विच इज द ग्राफ बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड द आउटपुट करंट। आउटपुट करंट हमारा क्या है, IC द कलेक्टर करंट। आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है, VCB और VC, कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। इनपुट करंट क्या है हमारा, IE। तो IE के डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज पे different curves are drawn here between IC and VC. So for drawing output characteristic curve, the emitter current, the input current is kept constant. The collector voltage is varied. VC को हम vary करेंगे and the corresponding collector current जो है उसको note down करेंगे। फिर हम ग्राफ बनाएंगे कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज का, कीपिंग एमीटर करंट कांस्टेंट। फिर उसके बाद हम एमीटर करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, फिर फॉर अ पर्टिकुलर, फिर दैट न्यू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एमीटर करंट we'll again find out the different values of collector voltage and the collector current. कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर R2 की हेल्प से जो कलेक्टर वोल्टेज है उसको वेरी करेंगे। कलेक्टर वोल्टेज अगर वेरी होगा तो कलेक्टर करंट भी चेंज होगा। फिर हम वोल्ट मीटर से कलेक्टर वोल्टेज और मिली एमीटर से कलेक्टर करंट की वैल्यू को मेजर करेंगे, नोट डाउन करेंगे और एक हम पूरा टेबल बना लेंगे। एक पर्टिकुलर एमीटर करंट पे कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर करंट का टेबल बना लिया। फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज के बीच में फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एमीटर करंट। फिर हमारे पास इस तरीके का कर्व जो है वो आएगा। देखो यहाँ पे ये 0 के उधर जा रहा है। यहाँ पे ना एक चीज ध्यान देने की है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, ये जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स। 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, द सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन एंड द कट ऑफ रीजन। saturation region, active region and the cutoff region. Saturation region क्या है, this is the region to the left of the vertical line. ये जो हमारी vertical line है, जो y axis है, इसका जो left वाला region है, this region, this is corresponding to the saturation region. ठीक है? Now it may be noted that in this region, in the saturation region, जो हमारा कलेक्टर बेस वोल्टेज है वो नेगेटिव है। ठीक है, एक्स एक्सिस को देखो, ये नेगेटिव है, 0 के उधर जा रहा है। ठीक है, सो it can be noted here that in the saturation region the collector base voltage is negative for an NPN transistor. इसको saturation region क्यों कहते हैं, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैंने 3 मोड बताए थे, saturation मोड, एक्टिव मोड एंड कट ऑफ मोड। एक्टिव मोड में हमारा जो एमीटर बेस जंक्शन था वो फॉरवर्ड बायस था, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस था। सैचुरेशन में दोनों ही हमारे फॉरवर्ड बायस थे। अब देखो एमीटर बेस जंक्शन तो हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, यहाँ पर देखो कलेक्टर वोल्टेज हमारी नेगेटिव होगी, मतलब कलेक्टर वोल्टेज हमारी नेगेटिव होने का मतलब क्या, रिवर्स हो गई ना वैल्यू। सो दैट मीन्स हमारा ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन जो है अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, हाँ, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। नाउ इट इज कनेक्टेड टू दी नेगेटिव टर्मिनल, VC हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो आउटपुट है, जो कलेक्टर सर्किट है, इट इज नाउ इन फॉरवर्ड बायस मोड, तो इसलिए हम इसको सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द सैचुरेशन रीजन इज द रीजन to the left of the vertical line, which I have marked over here. It may be noted that in this region the collector to base voltage becomes negative for an NPN transistor. It means that the collector base junction of a transistor is now forward biased.
So the collector base junction of a transistor now is also forward biased in the saturation region. In this region, a small change in VCB, थोड़ा सा भी change जब हम करते हैं collector voltage में, it results in large value of current. The active region, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रीजन क्या होगा, द एक्टिव रीजन. आई होप सैचुरेशन रीजन सबको क्लियर है. सैचुरेशन रीजन हमारा ये वाला रीजन होता है विच इज लेफ्ट टू द वर्टिकल लाइन. इन दिस रीजन जो हमारी कलेक्टर वोल्टेज होती है, इट बिकम्स नेगेटिव. सो वी कैन से दैट कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज नाउ आल्सो फॉरवर्ड बायस्ड. सो बोथ द एमीटर बेस and the collector base junction are now forward biased. So this region is known as the saturation region. और यहाँ पर जब हम थोड़ा सा भी collector voltage को change करेंगे, then it results in a large value of current. देखो हर एक particular emitter current के लिए we have a large value of current for a small change in collector voltage. ठीक है. Now इसके बाद we'll proceed to the active region. Active region हमारा क्या है? This is the region between the vertical line and the horizontal axis. This is the region between the vertical line and the horizontal axis. ये vertical line है, ये हमारा horizontal axis है. I naught is equal to 0 या IE is equal to 0 के लिए. So this complete region is representing the active region. और ये जो हमारा ये वाला region है ना, this is the cutoff region. This is the cutoff region. तो अभी हम active region को देखेंगे. तो active region में हम क्या देख रहे हैं? In the active region, the collector current is constant, nearly, or you can say is nearly constant, and is equal to the emitter current. We will not say that it is exactly equal to emitter current. It will be nearly equal to emitter current. ठीक है. अगर यहाँ पे IE हमारा 10 मिली एम्पियर है, तो हमारा ये जो कलेक्टर करंट है ये भी नियरली हमारा 10 मिली एम्पियर ही होता है. थोड़ा सा कम होता है एमीटर करंट से, बिकॉज IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. बेस करंट होता है पर बहुत कम होता है, एंड वी कैन से दैट IE इज नियरली इक्वल टू IC, बट IC विल बी लेस देन IE. ठीक है. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एक्टिव रीजन. नेक्स्ट वी हैव द कट ऑफ रीजन. कट ऑफ रीजन जो है हमारा, दिस इज द रीजन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस which I have shown here by this shaded portion. Now it corresponds to the curve where emitter current is 0. यहाँ पे IE हमारा 0 है ना. So this cutoff region जो है, this is the region along the horizontal axis which is I have shown here by the shaded region, and this is corresponding to the curve when IE is equal to 0. तो IE हमारा 0 है, emitter current हमारा 0 है. So we can say that in the cutoff region both the junctions of a transistor are reverse biased. तो यहाँ पर जो दोनों जंक्शंस है वो रिवर्स बायस हो गए. कट ऑफ मोड में यही होता है, दोनों जंक्शंस रिवर्स बायस होते हैं, तो इसलिए इस रीजन को हम कट ऑफ रीजन कहते हैं. सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, the saturation region, the active region and the cutoff region. Saturation region में collector voltage becomes negative and the collector base junction becomes forward biased, and a small increase in collector voltage results in large increase in collector current for a given emitter current. And in the active region, collector current jo hai, it is almost constant and its value is nearly equal to the emitter current. And in the cutoff region, okay, we have a very small value of collector current corresponding to emitter current equal to 0. So here we can say that both the junctions are reverse biased. Active region में simple वही है, collector base junction is collector base junction is reverse biased and the emitter base junction is forward biased. That means the forward active mode. That's why this region is called the active region. Emitter base voltage forward biased, emitter base junction forward biased, collector base junction reverse biased. तो यहाँ पर अब इसको पढ़ लो, इन्होंने क्या लिखा है, जो मैंने अभी समझाया यहाँ पर इस तरीके से नहीं बता रखा कि रीजन को हम 3 में डिवाइड कर देते हैं. कर्व जो है हमारा, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स.
द सैचुरेशन, एक्टिव एंड कट ऑफ रीजन। ये मैंने तुम लोगों को बताया है, एग्जाम में तुम्हारी मर्जी है लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते। ठीक है, जिस वर्डिंग में मैंने बोला सेम वर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, वी हैव 3 रीजन्स, द सैचुरेशन, एक्टिव एंड द कट ऑफ रीजन। जैसे मैंने सैचुरेशन रीजन को एक्सप्लेन किया उसी तरीके से लिख सकते हो, जैसे एक्टिव रीजन को एंड जैसे कट ऑफ रीजन को। So this is showing when the collector voltage is increased, the collector current increases rapidly in the beginning. That means in the saturation region. ठीक है, so this indicates the region of low collector resistance. collector current अगर ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब saturation region में resistance हमारी कम है। current ज्यादा है, so resistance जो है वो कम होगी। Now, on increasing the collector voltage further, that means we have now come to the active region, the collector voltage becomes almost constant. So this indicates a region of very high collector resistance. So saturation region में the collector resistance is very low, and in the active region the collector resistance is very high. देखो हाई होगी भी ना, क्योंकि हमारा जो कलेक्टर करंट है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कलेक्टर करंट अगर हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया तो हमारी आउटपुट एसी रेजिस्टेंस क्या है, डेल्टा वीसी अपॉन डेल्टा आईसी फॉर अ पर्टिकुलर एमीटर करंट, एंड इट इज ऑब्वियसली बी वेरी हाई इन द एक्टिव रीजन, जो हमारा यूजुअल रीजन है। देखो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एमीटर करंट के लिए, ठीक है, मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक ये पॉइंट कर लिया और एक ये पॉइंट। ठीक है, एक मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। सपोज मैं आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल रही हूँ फॉर 10 मिली एम्पियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आए मेरे, सिमिलरली यहाँ पर भी। अब यहाँ देखो डेल्टा वीसी मेरा कितना ज्यादा है, ठीक है, और डेल्टा आईसी मेरा बहुत कम है। ठीक है, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है हमारा उसके डिनोमिनेटर में डेल्टा आईसी है। डेल्टा आईसी जो है वो मेरा बहुत कम है। एमीटर फॉर अ पर्टिकुलर एमीटर करंट, जो हमारा कलेक्टर करंट है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद इंक्रीज इन कलेक्टर वोल्टेज। तो आईसी जो है हमारा वो बहुत कम है, सो दैट मीन्स आर नॉट जो है वो हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिंस डेल्टा आईसी जो है हमारा दैट इज इन द डिनोमिनेटर of R naught. So if delta IC is very small, then that means R naught, the output AC resistance will be very large. तो ये point clear है, I hope. Next, for a given value of emitter current, the collector current will not fall to 0 when the collector voltage is made 0. ये कह रहा है एक particular emitter current के लिए। देखो यहाँ पर हमारी collector voltage 0 हो गई, but यहाँ पर हमारा emitter करंट जो है, सॉरी, जो हमारा कलेक्टर करंट है वो नॉन जीरो है। ये क्या कह रहा है ये, फॉर अ गिवन एमीटर करंट, जब हमारी कलेक्टर वोल्टेज 0 हो जाती है तब हमारा कलेक्टर करंट जो है वो 0 नहीं होता। क्यों 0 नहीं होता? कलेक्टर वोल्टेज को हमने 0 कर दिया, स्टिल आर कलेक्टर करंट इज नॉट फॉलिंग टू 0 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एमीटर करंट। और अगर, and this has a very small value called reverse leakage current, generally represented by ICBO or IO. This is equal to the current between collector and base when emitter is open. In order to make collector current 0, the polarity of the collector has to be reversed. अब इसको समझो, ये क्या कह रहा है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं when IE is 0, ठीक है, जब हमारा एमीटर करंट 0 है, उस केस में वी हैव अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, कलेक्टर करंट। और ये जो हमारी कलेक्टर करंट की वैल्यू है, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिवर्स सैचुरेशन करंट और द लीकेज करंट। बिकॉज जब एमीटर करंट हमारा 0 है, देन इन दैट केस वी हैव दिस collector current as ICBO. That means the collector to base current when emitter is open. ठीक है, इसको हम बोलते हैं the reverse saturation current or the leakage current. In this case, are both the junctions are reverse biased.
ठीक है, तो ये हमारा है रिवर्स सैचुरेशन करंट। लेकिन जब हम बाद में देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज जीरो है हमारी, तो जब IE को हम बढ़ा रहे हैं तब भी हमारा कलेक्टर करंट जो है वो नॉन जीरो है। कलेक्टर करंट को जीरो करने के लिए हम जो कलेक्टर वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं। मतलब यहाँ पर हमारी कलेक्टर वोल्टेज पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो गई। जब कलेक्टर वोल्टेज जो है उसको हम जीरो से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तब धीरे धीरे जो हमारा करंट है वो डिक्रीज हो रहा है एंड देन इट कम्स टू जीरो। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्या है हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन collector base voltage to the change in collector current keeping emitter current constant and it is very high. Next, जो saturation value है collector current की, it is always less than the emitter current. जो यहाँ पे saturation value आई है collector current की IC, it is almost constant and it is less than emitter current. और you can say that it is nearly equal to emitter current, but ये emitter current से कभी ज्यादा नहीं होगा. It will be, you can say it is almost always less than emitter current, क्योंकि कुछ base current जो है वो हमेशा exist करेगा. Now next हमारे पास क्या है, the transfer characteristics. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या होती है ट्रांजिस्टर की, ये ग्राफ होता है बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड एमीटर करंट कीपिंग कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट. आउटपुट करंट क्या है कलेक्टर करंट, इनपुट करंट क्या है एमीटर करंट, एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन कलेक्टर वोल्टेज टू द कलेक्टर करंट कीपिंग द कलेक्टर वोल्टेज VC कांस्टेंट. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ग्राफ जो है हमारा इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन showing thereby the collector current is directly proportional to emitter current. और ये हमें पता भी है ना, IE को हम क्या लिखते हैं IB प्लस IC. जब हम DC करंट गेन निकाल रहे थे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमने ये इक्वेशन लिखी थी that IC is equal to I majority plus ICO. ये जो हमारा करंट है this is because of the flow of majority charge carriers from the emitter to the collector, and this is equal to alpha DC into IE, where alpha DC is representing the DC current gain in common base configuration. तो इसी इक्वेशन को यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं. IC को हम y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं तो ये हमारा y हो गया. IE को हम x एक्सिस पे प्लॉट करें तो ये x हो गया. सो दिस इज काइंड ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो वी शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो मिली. एक्चुअली में ये जो हमारा ICBO होता है, दिस इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट, ये बहुत स्मॉल होता है. तो कर्व जो है हमारा दिस इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो वी कैन से दैट द intercept is 0, curve is passing from the origin. So this M, this is representing the slope of the straight line, and this slope is nothing but the DC current gain. ठीक है, so IC is equal to alpha DC IE plus ICBO. This is the equation of a straight line. So हमारे पास ग्राफ क्या आएगा, कलेक्टर करंट जो है it is directly proportional to emitter current and we get a straight line. ठीक है, और स्लोप क्या है इसका, स्लोप है the current gain, that can be a DC current gain or a AC current gain. यहाँ ऑलरेडी बताया था मैंने, जो DC करंट गेन है हमारा दैट इज IC अपॉन IE. तो AC करंट गेन क्या हो जाएगा, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE. एंड वी नो दैट कलेक्टर करंट जो है हमारा इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 96 to 98% ऑफ द एमीटर करंट. तो स्लोप जो है हमारी that will be 0.96. क्यों, स्लोप क्या है हमारी DC करंट गेन और AC करंट गेन which is equal to IC upon IE. ठीक है, तो हमारा जो अब अगर कलेक्टर करंट जो है लेट्स से इट इज 96% ऑफ द एमीटर करंट, ठीक है, तो हमारा करंट गेन कितना हो जाएगा, करंट गेन हो जाएगा 0.96. मैंने ये ऑलरेडी बताया था दैट कलेक्टर करंट इज ऑलवेज लेस देन, सॉरी दिस इज एमीटर करंट. मैंने ऑलरेडी ये चीज बताई थी दैट कलेक्टर करंट जो है इट इज ऑलवेज लेस देन एमीटर करंट. सो दिस अल्फा और दिस स्लोप इज ऑलवेज लेस देन 1.
So the slope of this line is representing the AC current gain and it is denoted by alpha. The AC current gain of a transistor is defined as the ratio of change in collector current to the change in emitter current at constant collector voltage. That means it is given by this expression, and the DC current gain is simply IC upon IE for a constant collector current voltage. And it may be noted that the current gain alpha as defined above is only applicable to the common base configuration of the transistor, and we can calculate this value of alpha either from the output characteristic curve or from the transfer characteristics. ये कह रहा है कि ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ही वैलिड है. क्यों? क्योंकि अगर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वहां इनपुट करंट अलग होगा, आउटपुट करंट अलग होगा. कॉमन कलेक्टर में इनपुट करंट अलग होगा, आउटपुट करंट अलग होगा, तो वहां जो है आईसी की जगह हमारे पास आउटपुट करंट दूसरा होगा, आईई की जगह हमारे पास इनपुट करंट दूसरा होगा. वो क्या होगा वो तुम लोग को पता चल जाएगा व्हेन वी विल स्टडी कॉमन emitter characteristic and common collector characteristic of a transistor. अगर हम यहाँ पे स्लोप निकाल रहे हैं then in that case we say the AC current gain, क्योंकि स्लोप हम ऐसे निकालते हैं ना, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So we are finding delta IC upon delta IE. So that means the slope of the straight line is representing the AC current gain. और ये कहता है करंट गेन की वैल्यू जो है हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से भी निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व से भी. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व से तो निकालना आसान है, ठीक है. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से कैसे निकालोगे? डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई फॉर अ गिवन कलेक्टर वोल्टेज. देखो हमने एक पर्टिकुलर कलेक्टर वोल्टेज जो है वो कंसीडर कर ली. लेट्स से आई एम कंसीडरिंग 5 वोल्ट, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने दो चीजें ले ली, एक एमीटर करंट 7.5, एक एमीटर करंट 10. तो डेल्टा आईई मेरे पास कितना हो गया? 10 माइनस 7.5 मिली एम्पियर. जब आईई मेरा 10 है इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कलेक्टर करंट पता है. जब आईई मेरा 7.5 है तो जब वीसी मेरा 5 वोल्ट है उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कलेक्टर करंट पता है, तो मेरा डेल्टा आईसी भी आ गया, दिस डिफरेंस, ठीक है. तो आई नो डेल्टा आईई, आई नो डेल्टा आईसी for a particular value of collector voltage. So I can find the current gain delta IC upon delta IE using the output characteristic curve. ठीक है. I hope यहाँ पर सबको clear है. The input, output and transfer characteristics of a transistor in common base configuration. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया. नेक्स्ट क्लास में जो है वी विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और द कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर. यहाँ पर भी हम वही देखेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. यहाँ पर अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया. इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, ये जो हमारा सेकंड पॉइंट लिखा है ना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है. ये क्या कहता है? फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एमीटर करंट द कलेक्टर करंट विल नॉट फॉल टू 0 व्हेन द कलेक्टर वोल्टेज इज मेड 0. ये मेरी बिल्कुल ठीक है, ठीक है. उसके बाद हमें लिखना है फॉर अ zero value of emitter current there is a very small value of collector current which is called the reverse leakage current and it is represented by ICBO or ICO. It is equal to the current between collector and base when emitter is open. ठीक है. एंड इन फिर उसके बाद ना ये वाली लाइन जो है, इन ऑर्डर टू मेक द कलेक्टर करंट 0 द पोलैरिटी ऑफ द कलेक्टर हैज टू बी रिवर्स्ड. ये इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा है इसको. फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल ठीक है. सेकंड पॉइंट जो है उसको कैसे लिखोगे? पहले ये पोर्शन लिखोगे, उसके बाद ये पोर्शन लिखोगे, ठीक है. दिस कंप्लीट्स योर सेकंड पॉइंट. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखोगे. थर्ड पॉइंट तुम्हारा होगा ये, और यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे द कलेक्टर करंट. द कलेक्टर करंट हैज अ वेरी स्मॉल वैल्यू कॉल्ड द रिवर्स लीकेज करंट व्हेन IE is 0. It is generally represented by ICBO or ICO. It is equal to the
करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस व्हेन एमीटर इज ओपन। एमीटर ओपन का मतलब क्या है? व्हेन IE इज 0। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। आई एम रिपीटिंग द थर्ड पॉइंट अगेन। The collector current has a very small value called the reverse leakage current when IE is 0. It is generally represented by ICBO or ICO. It is equal to the current between collector and base when emitter is open. This is the third point. ठीक है, then उसके बाद you can make it a fourth point. The output resistance of a transistor, the output AC resistance of a transistor can be given by this expression, and you can write that it comes out to be very high. Usually जो इसकी value होती है that is around 500 kilo ohms. ठीक है, इतनी ज्यादा होती है. It is very high of around 500 kilo ohm. ठीक है, तो आई होप अब सबको ये चीज क्लियर है. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है एग्जाम में जब आएगा तो कैसे पॉइंट्स लिखने हैं. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से लिखना है. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में या सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है उसको सेपरेट आउट करना है, इन्होंने गलत लिख रखा है. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी सही है. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर.